आज का जो हमारा टॉपिक है एडोलेसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि एक जेनरिक टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट के लिए मदद के लिए है। तो सबसे पहले तो एडोलेसेंट है क्या, क्योंकि देखिए हर किसी को डील करना है और 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो ये क्लासेस होते हैं तो इन बच्चों को कैसे डील करना है हम लोग खुद भी सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि बीइंग ए गार्जियन अभी हमारे बच्चे भी, जब मेरा बड़ा बेटा 12 निकल गया, छोटा बेटा अभी 9 में है, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक इच्छा होती है कि लोग में कैसे कैसे चेंज आते हैं। असल में क्या होता है कि हम लोग खुद का तो अपना भूल जाते हैं, तो जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं तो उनमें खुद से अपना बचपना फिर याद करते हैं हम लोग कि हमारे साथ भी शायद ऐसा होता होगा। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि क्या क्या प्रॉब्लम से कैसे होता था। लेकिन आज हम लोग डील करेंगे कि एडोलेसेंट्स क्या है, उनके साथ किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेन पार्ट ये है मेरे अनुसार मैनेजमेंट, क्योंकि बीमारी जानना, डायग्नोसिस करना पहले ज़रूरी है। तो एडोलेसेंस का सारे सिम्टम जो यहाँ मैं बताऊँगा वो सब में नहीं होता। मैं जब रिसर्च पढ़ रहा था तो इसमें लगे कुछ पार्ट ज़्यादा जो है ज़्यादा इम्फेसाइज रहता, ज़्यादा वो खुला रहता है, ज़्यादा उसमें क्रोन रहता है, यानी कि उसमें ज़्यादा जो है चांसेस रहता है। किसी का साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा, फिजियोलॉजिकल चेंज किसी का ज़्यादा होता है, किसी का साइकोलॉजिकल चेंज ज़्यादा होता है, किसी का इमोशनल पार्ट ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो मीनिंग और डिफिनीसन। तो एडोलेसेंट जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में वर्ड था एडोलेसियर, ADOLESCER, एडोलेसियर। एडोलेसियर वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो टुवार्ड्स मैच्योरिटी, टू ग्रो टुवार्ड्स मैच्योरिटी, यानी कि बड़े होने की ओर ग्रो करना, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड जिसमें कि चाइल्डहुड। बात का सारे डिफिनेशन वैसे ही है जिसमें कि WHO ने लिखा। WHO का डिफिनेशन बाद में आया कि 10 to 19। कब आया? तो 1980 से पहले USA में जो है वो टीन एज कहा जाता था इसको, क्योंकि 13 to 19 माना जाता था इसको। लेकिन बाद में WHO ने, यूनिसेफ ने साथ में मिलाकर कहा कि नहीं, ये 10 to 19 है। अब रेंज जो है, अब कोई अगर आपसे पूछेगा तो अब का रेंज है 10 to 19, 10 ईयर्स से 19 ईयर्स तक का एडोलेसेंट एज आ गया। पहले इसको टीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि 13 to 19 ये माना जाता था। तो टीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसलिए इसको टीन एज कहा जाता था। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो है एडोलेसियर का मतलब वो हो गया। अब उसका जो एडोलेसेंट्स है वो भी लैटिन भाषा से लिया गया। एडोलेसियर का प्लूरल होता है वहाँ एडोलेसेंटम, एडोलेसेंटम से एडोलेसेंट्स लिया गया, यानी दोनों वर्ड लैटिन से लिया गया। लैटिन से पहले फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया था और फ्रेंच के बाद फिर इंग्लिश ने ले लिया। तो 1430 to 1450 अराउंड माना जाता है कि उसी बीच का डिक्शनरी में कहीं कहीं आने शुरू हुआ था ये वर्ड, इंग्लिश डिक्शनरी में। यानी 1430 to 1450 के बीच एडोलेसेंट शब्द जो है इंग्लिश में ग्रहण हुआ, यानी एडोलेसेंट के प्रति लोगों की जागरूकता जगी। और 1580s आते तक जो है स्टेनले हॉल जैसे लोग साइकेट्रिस्ट हुए, जो कि उन्होंने 2 वॉल्यूम किताब, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 2 किताब साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट पे ही प्रकाशित किया, इसलिए इनको फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी कहा जाता है स्टेनले हॉल को। स्टेनले हॉल का जो डिफिनीशन है और रॉस का जो डिफिनीशन है दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों कहते हैं कि एडोलेसेंट पीरियड इज फुल ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। सेम इसका रॉस अपोजिट बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी यहाँ दोनों का केवल वर्ड उल्टा कर दिया इन्होंने। एंड दोनों ने कहा कि इट इज द फुल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डिस्टर्बेंसेस, यानी फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और सोशल लेवल पर ये फुल ऑफ डिस्टर्बेंस का पीरियड है। कारण क्या है? ये ट्रांजिशन पीरियड है जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड। अब यहाँ क्या क्या होता है प्रॉब्लम्स, पहला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या। तो साइकोलॉजिकल से हम लोग डील करना शुरू करते हैं। सॉरी, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल, क्योंकि इमोशनल साइकोलॉजिकल हमने ऐड किया है। फिजियोलॉजिकल में जैसा हम लोग तो जनरली देख रहे हैं, अभी सभी टीचर हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग खुद गौर कर रहे होंगे कि जो बच्चे 7, 8, 9 में आ रहे हैं तो क्या होता है। हम लोग साथ भी वही हुआ था। तो हम लोग तो बाहर के चेंज देखते हैं। फिजियोलॉजिकल जो बाहर के चेंज हैं कि मॉस्टेक आने लगते हैं, शोल्डर थोड़ा वाइड हो जाता है, फीमेल में जो है ब्रेस्ट का थोड़ा डेवलपमेंट होगा, थोड़ा पेल्विक रीजन थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल कारण है। आंतरिक कारण क्या है कि उसी समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं। हार्मोनल चेंजेज होते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये बॉयज़ में, और एस्ट्रोजेन करके जो है वो, और 2 1 मिनट
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों जो है फीमेल में, ये दोनों जो है फीमेल में हार्मोन्स विकसित होते हैं। अब ये दोनों हार्मोन्स विकसित होने के साथ जो एक टेंडेंसी आती है, जो इसके साथ ही प्रकृति के द्वारा एक जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है या सेक्सुअल एबिलिटी होती है वो भी विकसित होती है। जब वो उसके बारे में जब एडोलेसेंट शुरू में चिंता करते हैं या चिंतन में रहते हैं उस समय, तो उस दौरान उनके मन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे जो है हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि फील गुड कराते हैं। इसलिए जो है वो बच्चे जो है नए जो बच्चे होते हैं वो उस तरह की बातें करना, उस तरह की बातों में जाना बहुत जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले बार जब डिजिटल एडिक्शन में बता रहा था तो उस दौरान मैंने बताया था कि हम लोग का सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि पूरे जितने भी हम लोग का डिजिटल एडिक्शन है उसमें बहुत बड़ा भाग जो पॉर्न भाग है, क्योंकि हम लोग सब बड़े इसलिए डिस्कशन कर सकते हैं, वो जो भाग है वो कंज्यूम होता है पूरी दुनिया में। उसमें भी डेंजरस ये है कि 10 to 20 ईयर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उसको कंज्यूम करने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उस पर हम लोग नियंत्रण रखें। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल है, असल में फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है। और ये अंदर का चीज़ क्या है कि जब हम लोग वो सेक्सुअल डिज़ायर में जाते हैं तो हार्मोन्स डोपामीन और सेरोटोनिन ये दोनों ब्रेन में रिलीज होता है, जिसके चलते उसमें इंडल्ज होते हैं लोग। और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि वो तो प्राकृतिक रूप से दिया गया है कि कोई भी जानवर हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए वो बायोलॉजिकल मिलता है। लेकिन चूंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, मैं बच्चों को जब समझाता हूँ तो इस बारे में यही समझाता हूँ कि कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। आप एक ग्रो कर रहे हैं, किसी लड़के को लड़की का अंदाज बोलने का देखने में अच्छी लग रही है, ये कोई बुरा नहीं है। कोई लड़की को लड़का का भी अंदाज अच्छा लग रहा होगा, ये बायोलॉजिकल है और ये लगता है। अननेचुरल तो कि लड़के को लड़का अच्छा लगता है, और वो भी लोग आजकल कोर्ट जो है उसको भी अलाउ कर रहा है। लेकिन जो है मैं बताता हूँ कि हम लोग भी ऑल आर सोशल एनिमल, हम लोग सब सोशल एनिमल हैं। तो सोसाइटी में हम लोग को साथ में सर्वाइव करना है। तो ये हम जब मैनेजमेंट में बताएंगे तो इस पार्ट में इसको हम थोड़ा समझाते हैं कि कैसे मैं बच्चों को समझाता हूँ ताकि आप भी उस लेवल पर समझा पाए जहाँ पर बच्चों को लगे कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस जगह इस बेंच पे बैठे रहते तो जिस लेवल में मैं समझाता, क्योंकि मैं आप लोगों को समझदार समझता हूँ। क्योंकि कारण क्या है कि 11-12 में हम लोग एडोलेसेंट जहाँ प्रॉब्लम मैनेजमेंट है वहाँ पर एक टॉपिक ही दिया हुआ है सेक्स एजुकेशन। या तो आप उस टॉपिक को छोड़ के भाग जाइए या फिर किसी ढंग से अच्छे ढंग से उसको रखिए। तो कैसे हम लोग अच्छे ढंग से उसको रख सकते हैं ये मैं बताता हूँ मैनेजमेंट पार्ट में। तो फिजियोलॉजिकल समझ में आ गया, मेल और फीमेल का पता चला। जैसे 4-5 तक तो बच्चा बच्ची दौड़ा दिए, लगभग एक साथ दौड़ता, बहुत लड़की ही आगे निकल जाती है 4-5 तक। लेकिन जैसे 6 तक आने होते हैं तब तक या 5 तक में ही धीरे धीरे दिखने लगता है आफ्टर 10 कि लड़का लोग थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत मस्कुलर होने शुरू हो गया। शुरुआत में सब एक जैसे रहते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल होता क्या, जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो इसमें देखिए बहुत सारे पार्ट हैं अंदर जो कि मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो पार्ट्स जो है मैं बताते जाता हूँ। तो पहला तो फिजियोलॉजिकल पे हार्मोनल चेंज हुआ, ओबेसिटी का, बॉडी इमेज जो है दोनों का अलग होने लगा, मेल को मेल जैसा, गर्ल को गर्ल जैसा बॉडी इमेज। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, उसी दौरान गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जो जिसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ शुरू हो चुका रहता है। और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि हम क्या हो रहा है, क्यों जहाँ तहाँ अब हेयर आने लगा, कैसे ये हो रहा है, तो बहुत तरह की कन्फ्यूजन ब्रेन में रहती है। तो उस समय गाइडेंस बहुत ज़रूरी है जो कि मैनेजमेंट पार्ट में है, मैं वहाँ बताता हूँ। इसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम का मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग क्यों होता है? क्योंकि किसी ने उसको काउंसलिंग नहीं किया रहता है। तो मूड स्विंग होता है, कभी हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते कभी गुस्सा ज़्यादा आएगा, एंगर ज़्यादा आएगा, रिबेलियन रहेगा, मन बहुत जल्दी जो है किसी पर। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 9, 10, 11, 12 में बच्चे क्या है, जैसे कोई टीचर आए कुछ इमोशनल बात बोले, अरे सर तो बहुत अच्छे हैं, अगला दिन कुछ ऐसा बात बोले जो हट कर गया, अरे सर तो सबसे ख़राब है। ये दोनों बहुत जल्दी होता है ये, क्योंकि क्विक जजमेंट की उस उम्र में क्विक जजमेंट तुरंत ले लेता है किसी के प्रति, लेकिन वो नहीं लेना, वो भी समझाना हम लोग के। तो काउंसलिंग पार्ट में बताता हूँ कि कैसे समझाना उसको। तो मूड स्विंग ड्यू टू रैपिड फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज और कॉन्फ्लिक्ट विथ पीयर, बहुत सारे मामले में पीयर और पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बच्चों का उस उम्र में, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, मैंने हम कुछ हैं ये बताने के लिए, वो भी साइकोलॉजिकल कारण है और बायोलॉजिकल भी कारण है। क्योंकि जैसे ही आप
अंदर से बड़े होने शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि आइडेंटिटी है, माने हम भी कुछ हैं, हम भी डिसीजन ले सकते हैं, ये चीज़ जो है आइडेंटिटी जो है वो आने शुरू हो जाती है। डिप्रेशन, एग्जाइटी उसी समय होता है। डिप्रेशन भी होने लगता है बच्चों को बहुत बार, क्योंकि खुद को समझ नहीं पाते हैं। बहुत बार तो प्रेशर के चलते भी, क्योंकि समाज का प्रेशर, अब तुम बड़ा हो रहा है, तुमको ऐसे करना है, बड़ा हो रहा है इसलिए ऐसे करना है, तो ये चीज़ के चलते भी लो सेल्फ स्टीम। बहुत बार लो सेल्फ स्टीम क्यों होता है? कंपेरिजन के कारण। बच्चे जो है ना कंपेयर कर लेते हैं, उसका हाइट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसमें भी कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, अनन्या मैडम सोच रही है कि नहीं, हर जिसका भी नहीं, तब ठीक है। लो सेल्फ स्टीम, इसलिए एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग सब यूनिक है। कल जैसा मैंने कहा, कंपेयर क्यों करना है? दुनिया में एक से एक महान लोग हुए हैं जो कि कम हाइट के भी रहे हैं, बहुत लोग लंबे भी ठीक हुए, बहुत लंबे को कुछ भी नहीं किए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। संत कबीर बहुत साल पहले हुए तो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल भी लगे थे दूर। तो ऐसा जो है उससे कंपेयर नहीं करना है, लेकिन कंपेरिजन करते हैं एडोलेसेंट एज में बच्चे, इसलिए जो है वो उससे लो सेल्फ स्टीम उनका हो जाता है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी में क्या होता है? अब बच्चों में आइडेंटिटी कन्फ्यूजन कैसे होता है? कुछ तो उनके अपने कारण और कुछ हम लोग के कारण। कुछ अपने कारण मतलब उनको लगता नहीं कि हम बड़े में हैं कि छोटे में हैं, और कुछ हम लोग कारण। गार्जियन क्या करते हैं, हम लोग एक दिन बोले अरे इतना बड़ा हो गया, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अगला दिन डिसीजन लिया, इतना बड़ा तुम हो गया कि डिसीजन लेगा। अब उसको पता नहीं चल कि हम सही में बड़ा है कि नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन होता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, हम बड़े में गिनती होंगे कि छोटे में गिनती होंगे। तो एडोलेसेंट एज के बच्चे, मुझे भी याद है 14 ईयर्स का जब मैं था और गलती करता था तो मेरी माँ बोलती थी 14 साल के पूता ना तो कुत्ता, माने कि 14 ईयर्स मतलब बहुत बड़े हो गए हैं आप, आपको तो जो है डिसीजन लेना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए। जहाँ डिसीजन खुद से लेते थे डांट सुनते थे, इतना बड़ा हो गया बिना पूछे कर लिया कुछ। तो यहाँ आइडेंटिटी यानी पता नहीं चल रहा कि अब हम मैच्योर में गिनती होंगे कि बच्चा में गिनती होंगे, क्योंकि वो बीच का पीरियड है। तो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होता है ये। और नेक्स्ट है, इसी समय सब्सटेंस अब्यूज भी ज़्यादा शुरू होता है, यानी कि पीयर में अपने इमेज बनाने के लिए और गलत संगति में पढ़कर इसी दौरान बच्चे नशा भी करने शुरू करते हैं। 10 to 19 ईयर्स के बीच के बच्चे, क्योंकि साथ में कोई थमा दिया तो अरे हम ना करेंगे तो बोलेगा अरे तो बड़ा बच्चा है, अरे दूध पीने वाला अभी तक है, अभी तक खैनी नहीं शुरू किया, अभी तक सिगरेट नहीं शुरू किया, ये भी हो जाता है। और इस प्रेशर में इस उम्र के बच्चे, एडोलेसेंट के बच्चे साइकोलॉजिकल, इमोशनल साइकोलॉजिकल कारण से फिजियोलॉजिकल बीमारी में भी फंसने लगते हैं। नेक्स्ट है सोशल। सोशल में क्या होता है, एक आपका जो है पीयर प्रेशर, जो कि मैंने बताया, इस उम्र में पीयर प्रेशर बहुत रहता है, अधिकतर बच्चों में रहता है, बहुत में नहीं भी रहे, कुछ में नहीं रहता है, लेकिन अधिकतर में रहता है। हम लोग फील करते हैं, विनय सर के पुत्र भी अभी निकले ही हैं, बड़े होकर तो उनको मालूम होगा क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई सब अपने जगह है, लेकिन दोस्त लोग का प्रेशर रहता है, अरे तुम यही करेगा, मेरा साथ नहीं देगा, हम लोग साथ नहीं चलेगा। जैसे मेरा पुत्र भी 9 में है, तो एकदम एडोलेसेंट के बीच में अभी घुसा हुआ है, तो सुबह सुबह आ जाएगा, ऐसे 5 बजे नहीं उठेगा, लेकिन जैसे ही छुट्टी का दिन है, अब 5 बजे कोई दोस्त आवाज़ दिया तो तुरंत उठ के भागेगा। एक पीयर प्रेशर रहता है कि हमको साथ देना है, साथ करना है, और उसका अधिकतर इमोशनल ज़्यादा रहेगा डिस्कशन में। दोस्त लोग का साथ छोड़ देंगे क्या, दोस्त लोग के साथ नहीं रहेंगे क्या, आप लोग का दोस्ती नहीं है क्या अभी तक। तो ये जो है ना पीयर प्रेशर इस उम्र में कुछ ज़्यादा हो जाता है, छोटा में रहता है लेकिन इस उम्र में थोड़ा ज़्यादा होने लगता है पीयर प्रेशर। बुलिंग और साइबर बुलिंग, तो बुलिंग तो शुरू से चल रहा है, जो छोटा है, नाटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, इस पर बुलिंग तो सदियों से चल रहा है। हम लोग तो अष्टावक्र के बारे में पढ़ते थे। अष्टावक्र उस समय में जब ऋषि मुनि लोग थे, उस समय में अष्टावक्र 8 जगह से चिढ़े थे, तो उनको लोग चिढ़ाता था। तो बुलिंग तो उस समय से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, हमेशा चल रहा है। लेकिन अभी नया एक्टर में आ गया साइबर बुलिंग, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया पे तरह तरह जो कमेंट आने शुरू होते हैं, वो चीज़ भी एक नया जुड़ गया है, और उससे भी बच्चे साइकोलॉजिकली प्रभावित होते हैं और सोशल प्रेशर में रहते हैं। उसके चलते ही बहुत लोग बाल ऐसा कटाता है, दुर्गा पूजा में फ़ोटो अपलोड करेंगे, लोग क्या बोलेगा, तो बाल अलग तरह कटाएगा, पैंट अलग तरह का पहनेगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमको लोग बुली करेगा कि अरे तुम तो एकदम अभी भी लगता है कि मम्मी पापा का छोटा बाबू ही है क्या, ऐसे रहता है, कुछ अलग रहो। तो ये चीज़ जो है साथ साथ चलते आ रहा है। तो पीयर प्रेशर, बुलिंग, क्योंकि बुलिंग के डर से लोग फिर करने लगते हैं वैसे ही काम जिसमें कि बुलिंग ना हो, ये सोशल प्रॉब्लम्स है। रिलेशनशिप स्ट्रेस, अब इस उम्र में ये रिलेशनशिप स्ट्रेस क्या है, तो दोस्त का तो है ही, और किसी अपोजिट सेक्स से अगर दोस्ती हो गई, लड़की का लड़का से, लड़का का लड़की से, तो उसका एक रिलेशनशिप का अलग प्रॉब्लम है।
कोई उदास दिखेगा, सर आप नहीं समझिएगा, तो बोले हाँ हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग थोड़ी इस उम्र से पार हुए हैं, तुम लोग अलग है अभी समझिएगा नहीं। तो रिलेशनशिप स्ट्रेस अलग तरह का होता है, इम्यूनिटी, क्योंकि मैच्योर हुए नहीं हैं और रिलेशनशिप चाहते हैं मैच्योर जैसा रखने के लिए, तो वहाँ तो दिक्कत होगी ही होगी। तो दैट इज आई मैम, हाँ ब्रेकअप कर सही सही। तो अभी हमारी प्रिंसिपल मैडम आई थी और उन्होंने पूछा, सबने नाश्ता वास्ता कर लिया है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीन्स, और एक और सोशल प्रॉब्लम में बीच क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच जो है बहुत बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। पेरेंट्स जो, जैसा कि कल मैंने कहा था ना कि जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, ये बड़े लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। तो वो बड़ा लोग जब अपना ज़माना भूल जाता है तो पिता और पुत्र में भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और इस मामले में मेरी धर्मपत्नी जी हम पे गुस्साते रहती हैं, क्योंकि मेरा बेटा जब कुछ बदमाशी करता है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, कल समझा के छोड़ देते हैं, आप ही सिर पे चढ़ा दिए हैं। तो आप बोलते हैं कि हम जब अपना याद करते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बदमाश हम थे, तो इसको क्या समझाएंगे, क्योंकि उस उम्र में हम उससे ज़्यादा बदमाश थे, तो हम उसको कितना ही समझाएंगे। तो हम उनको उसी लेवल पे बोल सकते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, देखना ज़्यादा किसी को चोट ना लगे, ये ना हो। अभी जैसे वो बाइक चलाना सीखा है तो उसको बगल दोस्त के यहाँ भी जा रहा था तो बाइक निकाल लेता है, उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मिडिल मार्ग है जो कि हम इसमें बताएंगे काउंसलिंग के समय कि क्या किया जा सकता है। एजुकेशनल प्रॉब्लम भी नया जुड़ गया, क्योंकि एक चीज़ तो आप लोग, हम लोग सब गौर करते होंगे, नहीं करते होंगे तो कोई नहीं करते होंगे, अधिकतर गौर कीजिए, अभी जितना जनरेशन बाद का आ रहा है उसमें एजुकेशनल प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हमारे समय में हमको याद है हर संडे एक न एक मैच होता था। शुरू में हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे अपना, तो क्रिकेट का प्रेशर, सुबह सुबह विकेट लगा के पिच जो है ठीक करके हम लोग, उसके बाद वॉलीबॉल खेलने लगे तो हमेशा टूर्नामेंट, फिर भी पढ़ाई भी चल रही थी बैकअप में। अभी का बच्चा क्या है, इतना ज़्यादा हम लोग का प्रेशर में है कि तुरंत टीचर का कॉल आने लगता है आपका बेटा का मैथ में कम हो रहा है। मेरा भी आता है, हम टीचर हैं, फिर भी मेरे को होता है, सुनना पड़ता है कि नव्य को थोड़ा समझाइए, मैथ नहीं ध्यान दे रहा है। संस्कृत के टीचर संस्कृत नहीं ध्यान दे रहे हैं, संस्कृत के टीचर भी कॉल करके थोड़ा सा नव्य को समझाइए। तो ये होता है, अभी एजुकेशनल प्रेशर पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। इसमें एक तो पहला एकेडमिक प्रेशर है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा लेते हैं। हम लोग खुद ही सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, आजकल तो 90 आना ही चाहिए। तो हाई एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, उसका बोझ किस पर है? बच्चे पर है। तो लेकिन अभी सीबीएसई मार्क्स फुल देता नहीं है, पहले वैसा मार्क्स देता नहीं था। कारण जो भी हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जो बताया वो कि पहले प्रेशर इतना ज़्यादा टीचर की ओर से और पेरेंट्स की ओर से नहीं रहता जितना आज के डेट में रहता है। मेरा ये कंपेरिजन है। हाई है सर, पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा अच्छा ही करे, और एक ही चीज़। अब नेक्स्ट है, ये एजुकेशनल प्रेशर साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गया। डिस्ट्रैक्शन कैसे बढ़ गया एजुकेशनल प्रेशर साथ? तो डिस्ट्रैक्शन में आ गया है मोबाइल। डिस्ट्रैक्शन में नया चीज़ आ गया है मोबाइल, जो कि बच्चों के हाथ में कोविड के बाद से ज़्यादा आ गया, क्योंकि वहाँ कोविड के दौरान ज़रूरी हो गया उसमें देखना, उसके बाद अब आदत लग गई अधिकतर को। तो ये जो है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में आ गया है, जो कि एजुकेशन को डिस्टर्ब भी कर रहा है और एजुकेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ मोटिवेशन दे दीजिए, लैक ऑफ मोटिवेशन। एंड लास्ट है, जो कि मुझे लगता है कि ये भी एक एजुकेशन में जुड़ना चाहिए, जो कि मैं यहाँ बताऊँगा मैनेजमेंट में, वो है कैरियर कन्फ्यूजन। इतना ज़्यादा तरह का वैरायटी हो गया है कि कैरियर का कन्फ्यूजन बच्चों में, पहले क्या था, इंजीनियर डॉक्टर बड़ा एक सीमित था, अभी कैरियर कन्फ्यूजन बढ़ गया है। ये सारे आपके प्रॉब्लम हैं। इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेन पार्ट है जिसको कि मुझे समझाना है, मैनेजमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम जानना एक अच्छा चीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं जान रहे हैं। सिर दर्द हो रहा है ये तो मालूम चल गया, लेकिन आपको दवा नहीं मालूम, क्रोसिन लेना है कि पैरासिटामोल, तो यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इसी से ठीक होगा। अब मैनेजमेंट पार्ट में आते हैं। डैन पेना का एक प्रसिद्ध कथन है
कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। आप मुझे अपना दोस्त दिखाइए तो मैं आपको फ्यूचर दिखा सकता हूँ। तो मैनेजमेंट पार्ट पहला कहता है एडोलेसेंट जब घुसना शुरू करते हैं तो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर, हम लोग को क्या करना चाहिए, पीयर ग्रुप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसलिए स्कूल्स में चाहिए कि हर एक क्लास में हर एक बार सेक्शन को मर्ज करें। ये मैनेजमेंट पार्ट है, सेक्शन को मर्ज करें ताकि ग्रुप टूटे। सेकंड, एक क्लास में कम से कम जो एक तेज बच्चा उसका तेज ही बच्चा को ना बैठाए, एक तेज एक मीडियोकर, या एक मीडियोकर तो एक थोड़ा कम। ये जब पीयर टूटेगा, जब ग्रुप टूटेगा तो उनका वो बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि जैसे गलत गलत का बॉन्डिंग में रह गया तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको स्कूल लेवल पर और घर में बीइंग ए पेरेंट्स हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का पीयर ग्रुप हम लोग कैसा बनने दे रहे हैं। उसको थोड़ा सा वॉचफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी भी गलत की ओर ज़्यादा बढ़ सकता है अगर ग्रुप उसी तरह का मिल गया। तो क्या होता ना, एक लाइन है कि अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, माने अंधे को अंधा रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा, दोनों कुएं में गिरेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग को चाहिए कि किसके साथ कौन रह रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कब से, पीयर के शुरुआत से, क्योंकि जब अगर एक बार बॉन्डिंग मजबूत हो गया तो तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ रोल ऑफ पेरेंट्स, बीइंग ए पेरेंट्स, तो हम लोग में कुछ लोग हैं जो पेरेंट्स हैं और कुछ लोग हैं जो पेरेंट्स होंगे। जैसे बहुत सारे बैठे हैं जो कि अभी पेरेंट्स होंगे और कुछ लोग हम लोग हैं जो पेरेंट्स हैं। तो लेकिन हाँ, आप लोग जब टीचर पेरेंट्स मीटिंग होगा तो बीइंग ए टीचर आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग भी ये सब बता सकते हैं। बिल्ड ओपन कम्युनिकेशन, पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चों के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए। ओपन कम्युनिकेशन मतलब अकेले बैठ कर उनसे बात कीजिए, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। और अगर आप प्यार से बात नहीं करेंगे या उनकी गलती पे बहुत ज़्यादा जोर से डांट देंगे, मार देंगे, तो फिर वो क्या होगा, आपसे बोलना छोड़ देंगे, वो क्या करें, बचना चाहेंगे। इसलिए एक ओपन कम्युनिकेशन का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। हमेशा एक न एक दरवाज़ा खुला रखिए ओपन कम्युनिकेशन का। एक लाइन है, थोड़ी कदर थोड़ी फिकर, थोड़ी कदर थोड़ी फिकर, कभी कभी खैरो खबर। ठीक ठाक हो ना, सब ठीक चल रहा है ना। तो थोड़ी कदर थोड़ी फिकर, कभी कभी खैरो खबर, इन दवाओं में यकीनन होता है बड़ा असर। इन दवाओं में यकीनन होता है बड़ा असर। तो बच्चे को अगर छूना है, बच्चों से समझना है, तो कभी बैठाइए, साथ बात कीजिए कि अभी कौन कौन दोस्त है तुम्हारा, क्या चल रहा है अभी। अगर मान लीजिए बीइंग ए पेरेंट्स बात कर रहे तो आप टीचर का पूछिए, कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन किनका बात अच्छा लगता है तुमको, कौन सा बात अच्छा लगता है, किनका अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो पेरेंट्स भी टीचर से मिलेगा तो बात कर पाएगा ना। जब पेरेंट्स और बच्चे आपस में नहीं बात कर रहे हैं, मैं स्कूल के रूप में बोल रहा हूँ, बीइंग हम लोग टीचर क्या कर सकते हो, तो पेरेंट्स को बताइए कि आप खुल के बात कीजिए। और वो जो बच्चा बोले उसको 100% भले नहीं मानना है, लेकिन उसकी बात को हम लोग को बताइए, ताकि हम लोग बता सकें कोई टीचर से कोई दिक्कत चल रहा हो तो उसको हम लोग कॉप अप कर सके, बीच का रास्ता निकाल सके कि क्या है, बच्चा डिप्रेशन की ओर ना जाए। और लिसन विदाउट जजिंग। और हम लोग क्या करते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स बहुत जल्दी जज करते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। एक लाइन में एक बार मैंने कहा था कि एक दिन ही में पढ़ लोगे क्या। कभी कभी क्या होता है, लोग मिलता है एक ही दिन में, बोलता है सर आप बहुत अच्छे लगे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या पूरा मुझे। मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं, मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। तो एक दिन में जजमेंट कैसे ले सकते हैं। और हम लोग तुरंत जजमेंट लेते हैं। तो हम लोग को बीइंग ए पेरेंट्स और बीइंग ए टीचर दोनों में बोल रहा हूँ, बीइंग ए पेरेंट्स बीइंग ए टीचर, बच्चों को तुरंत से जज नहीं करना है। बच्चों को थोड़ा सा देखिए। निदा फाजिल जी का एक कथन है जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि एक ही आदमी में होते हैं कई आदमी, एक ही आदमी में छिपे होते हैं कई आदमी, एक ही आदमी छिपे होते हैं कई आदमी। इसलिए जिससे मिलना कई बार मिलना, कई बार मिलके जजमेंट लीजिए, क्योंकि एक ही आदमी में कई तरह का गुण, कई तरह का अवगुण छुपा हुआ है। तो जजमेंट तुरंत नहीं करना है। अप्रिशिएट एफर्ट्स। अगर कोई एफर्ट लिया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो बच्चा लोग एफर्ट ले रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। उनको बताइए कि बेटा मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो तुम कम से कम बेटा एफर्ट तो लिए, एफर्ट लिए तो तुम उस एफर्ट को अप्रिशिएट
करना चाहिए, उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं सर, जैसे बच्चा लोग कुछ भी अच्छा किया छोटा सा तो उसको अप्रिशिएट। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ बहुत बार, या छोटे बच्चों को जैसे कोई चीज़ अप्रिशिएट कर देना, देखिए उसमें और अच्छा करने लगेगा धीरे धीरे। और आप गलती थोड़ा सा हुआ उसको डांट दिए, और जो अच्छा किया उसको अप्रिशिएट नहीं किए, तो फिर वन साइडेड चल रहे हैं आप। तो हमको दोनों चीज़ करना है, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में करते हैं, अच्छा बॉल मारा ताली बजाते हैं, नहीं मार पाए, तुम्हारा यहाँ चुक गया, तुम सही जंप नहीं लिया। यानी पॉजिटिव इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि उनको बताना है तो लेकिन पॉजिटिवली बताना है। अगर आप बच्चा को बोल दिया अगर शुरुआत ही किया और हाथ 2 बार मारा, तुम तो ज़िंदगी में कभी नहीं खेल पाएगा, तो बेचारा खेलना भी चाहेगा तो नहीं खेल पाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी से काम करना चाहिए। और सेट जेंटल डिसिप्लिन। होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक ही बार में बहुत बड़ा टारगेट दे देते हैं। हम अपने जीवन में भी बहुत बड़ा टारगेट एक बार में ना ले, और बच्चे को भी जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ाएं, जहाँ है वहाँ से। हर बच्चा अलग होता है। क्या सर, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है और उससे एक्सपेक्ट करें खेलने में क्यों नहीं तेज है, तो नहीं रहेगा। कोई खेलने में अच्छा है, उससे एक्सपेक्ट करें तुम पढ़ने में क्यों नहीं टॉपर, नहीं रहेगा। और अगर पढ़ने में बढ़ाना भी है तो टारगेट कैसा देना है, बेटा तेरे 58 आया था ना, 60 पार तुम कर सकता है आराम से, थोड़ा सा देखना, मेहनत करना, ऐसे करो 60 पार, लिखने ढंग से सुधारो 60 पार। सेट जेंटल टारगेट्स जिसको पूरा कर सके। जब रियलिस्टिक टारगेट जिसको पूरा कर पाएगा तो एडोलेसेंट जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। उसको अप्रिसिएशन दीजिए उतना ही बढ़ने के लिए, थोड़ा ही थोड़ा बढ़ाने के लिए अप्रिसिएट कीजिए, तब वो पॉजिटिव में लगा रहेगा। एक बात याद रखिए, कभी भी डार्कनेस और लाइट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे दिया जलाएंगे, जितना दूर दिया जाएगा उतना दूर अंधेरा नहीं रहेगा। उसी तरह पॉजिटिव निगेटिव एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और जब बच्चा खुश रहेगा तो उदास नहीं रहेगा। बच्चा अगर कोई एम बना कर उस पर करने लगेगा काम तो डिस्ट्रेस नहीं होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मान लीजिए सर, आप बोल रहे हैं कि बच्चा तो नहीं मतलब जैसे इतना ऊपर होता हो सकता है, मान लीजिए बच्चा कह रहा है हम उसमें बहुत कुछ नहीं है, मीडियम मान लीजिए, लेकिन कह रहा है कि नहीं हम मीडियम से ऊपर काम नहीं करेंगे, हम सबसे ऊपर काम करेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या करें? हाँ, ये विनय सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बच्चा खुद ही चाह रहा है कि मीडियम से अचानक ऊपर जाए। तो ये बच्चा खुद चाह रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। अब जैसे साइकोलॉजी में 2 है, मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल मोटिवेशन जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, ये जब किसी में आ जाए तब तो फिर बाहर की जरूरत ही नहीं है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बेटा तुम कह रहा है तुम कर लेगा, क्योंकि हेनरी फोर्ड का एक प्रसिद्ध कथन है कि इफ यू आर थिंकिंग यू कैन एंड इफ यू आर थिंकिंग यू कांट, इन बोथ द वे आर राइट। यानी हम बाहर से इन्फोर्स बढ़ा के ना करें, लेकिन अंदर से ये है कि हम कर लेंगे अच्छा, तो जरूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बेटा करेगा, तुम कर सकता है। तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। जैसे देखिए ये इंटरेक्टिव सेशन है, इसलिए उधर से भी आवाज़ जो आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है कि उधर से लोग यानी कि ध्यान दे रहे हैं। जब बात पे ध्यान दिया जाता है तो इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है, उधर से भी आती है। तो विनय सर ने जो कहा वो सही कहा, और ऐसा मैंने भी देखा है। कुछ बच्चे ऐसे हो जिसको मोटिवेट कीजिए, बेटा तुम 2%, सर 2% का है, हम पूरा कर सकते हैं। जो कर सकता है पूरा तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, करना है तो वो करना है। तो ये सही बात है। वो एक लाइन है फिर उसके लिए कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे। वैसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, अब मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो जो ये एम बना लेगा कि इसको आगे निकलना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो नेक्स्ट है टॉक अबाउट फिजिकल इमोशनल चेंज नेचुरली। बच्चों को ये बताना, अब हम लोग मैनेजमेंट पार्ट में इसलिए हम बताते हैं बच्चों को, हम लोग बताते हैं बेटा जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम अकेले में सोचते हो कि शायद मेरे ही साथ हो रहा है। तुमको एक राज की बात बता दे, दुनिया में हर किसी के साथ ऐसा होता है। बहुत बच्चे इस उम्र में, जब मैं ऐसे ही बोलता हूँ 11-12 में, क्योंकि हमको पढ़ाना है वो चीज़, तो बचना नहीं ना है। हम बोले बहुत बच्चे इस उम्र में जब लड़का लड़की को पसंद करता है या लड़की लड़का को, तो उसके मन में क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। उनके मन में आता है कि हुआ होगा लैला मजनू, सिरी फरियाद, रोमियो जूलियट, मेरे जैसा प्यार किसी को नहीं हुआ होगा। ये प्यार नहीं बेटा, ईगो है। ये लव नहीं है, ये ईगो है। और ये एक तरह का अट्रैक्शन, जिसको तुम ईगो में चेंज कर रहे हो, ये एक तरह का अट्रैक्शन है। सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी लव, वो सब कहानियाँ हैं। कोई भी लव तभी टिकता है जब आप बैलेंस्ड होते हैं, जब आप बैलेंस्ड होकर चलते हैं। यानी
आपका फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है, मेंटली आप ठीक हैं, इमोशनली आप ठीक हैं, और जब आप कमा भी रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रेम, एक लाइन है कि भूखे पेट जो होता है तो भजन भी नहीं हो सकता है। भूखे पेट न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो आपको कम से कम इतना तो कमाना होगा। संत कबीर जो हुए थे, संत कबीर का एक बारे में कहा जाता था कि उनके पास एक कंबल था, वही ओढ़नी वही बिछौना, माने वो आधा उसको बिछाते तो आधा ओढ़ के सो जाते थे, और एक लाठी था उनके पास, जो जिसको कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो जग बारे आप न चलो हमारे साथ, जो अपने घर में जला सकता वो भी आ जाए मेरे साथ। तब भी उनको भी कहना क्या पड़ा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए, यानी इतना तो देना पड़ेगा। तो बेटा अभी मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा देखो 4 स्टेप है लाइफ का। पहला है एजुकेशन यानी लर्निंग, जितना सीखना है जितना पढ़ना पढ़ लो। दूसरा है कैरियर, कोई कैरियर बना लो जिसमें आपका अर्निंग होने लगे। तीसरा स्टेप है लव। चौथा स्टेप है मैरिज, किसी प्यार करो फिर शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक चीज़ याद रखना, तीसरा चौथा स्टेप को इधर उधर कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैरिज कर ले फिर लव कर ले। हम लोग को तो वही आदमी है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, पहले मैरिज हो जाता है फिर लव भी हो जाता है। 90% जो सफल शादियाँ हैं क्या है, 90% सफल शादियाँ अरेंज है। तो अरेंज मैरिज का परसेंटेज ज़्यादा अच्छा है, 90% अरेंज मैरिज सफल है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन बच्चे हैं जिनके अरेंज है, तो अधिकतर हाथ उठाते हैं। अरेंज है सफल है। हमसे मेरा बेटा पूछा कि आपका अरेंज है कि लव है, बोले लव है। बोले कैसे, हम लोग देखने गए, माँ को, माँ पसंद आ गई तो लव हो गया, शादी हो गई। लव कम अरेंज हो गया, लेकिन था तो अरेंज, क्योंकि उसके बाद भी कभी बात नहीं हुई थी। हम लोग देखने गए थे, जो कि एक सिस्टम में देखने जाना, उसका तो बात भी नहीं हुई, शादी के बाद ही बात हुई। लेकिन हाँ, तीसरा चौथा को अगर इधर उधर के कर लो कोई बात नहीं, लव पहले कर लो मैरिज बाद में, मैरिज पहले लव चलेगा, आज के डेट में चलता है दोनों। लेकिन ये दोनों को फान के तीसरा में जाओगे तो सब जीवन उल्टा पलटा हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम दोनों को फान के तीसरा में कूदे लव की ओर। हाँ, तो इसीलिए मैं समझाता हूँ इस तरह से कि बेटा ये तीसरा चौथा है, तुम्हारे लिए है, ऐसा नहीं कि करके नहीं है। लेकिन पहला 2 को मजबूती से जब पूरा कर लोगे तभी तीसरा चौथा जो है तुम्हारे काम का है। फिर मैं उनको एक और समझाता हूँ कि लव को, अगर अट्रैक्शन को भी जो तुम्हारा है उसको अगर मोटिवेशन में चेंज करने की कला जान जाओगे तो तुम सफल होगे। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ कुछ सफल स्टूडेंट्स का। मेरा एक स्टूडेंट रहा है शहबाज, वो वॉलीबॉल टीम में भी था, इसलिए मेरे करीब भी था, और बीपीएससी में 37 रैंक लाया। तो उससे मैंने पूछा था, तो मैं बच्चों से शेयर करता हूँ, पूछा कि तुमको जो है क्लास में कोई लड़की तो अच्छी लगती है जो एडमिशन में घुसे होगे? तो बोले कि अरे सर हमको तो 6 में अलग लड़की, 7 में अलग लड़की, 8 में अलग लड़की, सब क्लास में अलग लड़की अच्छी लगती थी। कोई नया एडमिशन लेनी तो वो अच्छी लगने लगती थी। तो हम बोले फिर क्या, हमको मन में हम सोचते थे अगर इससे शादी करना होगा या इसके साथ रहना होगा तो हमको और पढ़ना होगा, तो फिर हम और पढ़ते थे। फिर लगता था कि नहीं इससे भी बेहतर वो है, उसके साथ अगर रहना होगा तो और पढ़ना होगा। तो हम इस तरह से मोटिवेशन में लिए। बोले इसी तरह अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा था कि आपका एडोलेसेंट एज में कोई लड़की अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो उनका जो कहना था वो उससे ऊपर है, उस आवाज़ से ऊपर है। उनका कहना था कि मेरे लाइफ में गोल इतना क्लियर था कि गर्ल स्टेटमेंट के उसमें जगह ही नहीं था, और लाइफ में गोल इतना क्लियर था कि हम गोल के प्रति पूरा समर्पित थे, तो इधर उधर देखते ही नहीं थे, सिर्फ लक्ष्य पर देखते थे। ऐसा सबके साथ होता है। जैसे हम ही लोग बीइंग ए प्लेयर, जिस समय वॉलीबॉल मैच खेलने जाते थे तो पूरा फोकस कहाँ रहता था, जबकि साथ में लड़की की गर्ल्स टीम भी जाती थी। हम लोग जब नेशनल खेलते तो बॉयज़ टीम भी गए, गर्ल्स टीम भी साथ में, एक ही ट्रेन में एक ही साथ जा रहे हैं, लेकिन फोकस कहाँ रहता था कि मैच खेलना है। तो जब फोकस रहता है कि मैच अच्छा खेलना है, अरे पहला मैच उससे पड़ेगा, वैसे खेलना है, तो जब फोकस्ड आप रहिएगा तो आपका डिस्ट्रक्शन कम होगा। तो लाइफ में गोल क्लियर, इसलिए मैं बच्चों को बोलता है एडोलेसेंट एज में खासकर, जिसका नहीं होता है क्लियर गोल वो घूमते रहता है गोल गोल। तो यहाँ वहाँ घूमने के से बचने के लिए आपको क्लियर गोल, तो बच्चों को हम लोग को मदद करना है गोल बनाने के लिए भी। तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और आइडेंटिफाई अर्ली बिहेवियर चेंजेस। हम लोग को अब जो रोल ऑफ पेरेंट्स चला गया, अब रोल ऑफ टीचर्स में आ गए हम लोग। बीइंग ए टीचर्स हम लोग को 6-7 से ही, जहाँ एडोलेसेंट पार कर रहा है बच्चा, अभी हम लोग तो अभी तो मेरा भी 9 साल बाकी है, और उज्ज्वल सर लोग का तो अभी शुरुआत ही हुआ है, 20-25 साल बाकी होगा, है ना? पढ़ा कितना 30 ईयर्स हुआ, 30 साल हाँ,
संदीप सर, आपका उम्र क्या हुआ अभी? 26 साल हुआ, यानी कि 34 साल अभी बाकी है। तो बहुत सारे बच्चों को आप लोग बढ़ते देखेंगे। तो यहाँ मैनेजमेंट क्या कहता है रोल ऑफ टीचर्स में? शीतल नहीं, गर्ल्स लोग एज नहीं बताना चाहती जल्दी। एक गर्ल्स के एज के बारे में एक बार बहुत अच्छा पढ़ रहे थे कि ये एक माने बहुत बड़ा सत्य है कि भारत देश में एक लड़की को 30 साल का होने में करीब 50 साल लग जाता है। एक लड़की को 30 साल का होने में करीब 50 साल लग जाता है। तो हम लोग इसलिए गर्ल्स का एज नहीं पूछते हैं। तो हम लोग तो कभी कभी अपना 1-2 साल बढ़ा के भी बोल देते हैं कि चलो क्या उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। 30 साल का होने में, ये मैंने भारत का सत्य है कि यहाँ औरत को एडोलेसेंट के साथ साथ कुछ बड़ा का भी बात होना चाहिए ना। तो आइडेंटिफाई द बिहेवियर चेंज। तो क्लास 5-6 में अभी इस बार से हम लोग भी वो चीज़ को गौर किया जाए कि 5-6 में आते थे क्या क्या चेंजेस बच्चे में आ रहा है, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो उसी समय हम लोग उसको चैनलाइज करना शुरू कर सकते हैं। उसी समय बताना शुरू कर सकते हैं बेटा हड़बड़ाना नहीं, ये हार्मोनल चेंज है, ये मूड स्विंग जो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब ठीक है, तुम पॉजिटिव में लगे रहो। एक बात और बड़ा खुशी की बात है हम लोग के लिए, फिजिकल टीचर्स के लिए, कि जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, इसका रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, तो एक खुशी की बात ये है कि जितने इशूज़ हैं, क्या वो फिजियोलॉजिकल हो, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हो, सारे इशूज़ उन एडोलेसेंट एज के बच्चों में कम देखा गया जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रिसर्च मैंने स्पोर्ट्स से नहीं पढ़ा, मैंने स्पोर्ट्स एडोलेसेंट साइकोलॉजी पढ़ा, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। यानी जो बच्चे खेल में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एडोलेसेंट एज का जो प्रॉब्लम है, मूड स्विंग होना या फिर डिप्रेस हो जाना, स्ट्रेसफुल हो जाना, ये कम होता है। और शायद इसीलिए हम लोग को कम हुआ क्योंकि हम लोग डेली खेलते थे, हर एक उम्र में ही खेले, हम लोग 9-10 साल से खेल ही रहे थे, बाद में खेल ही रहे थे। तो सुबह शाम हाँ साइकोलॉजी को इंसान में बहुत एनर्जी होता है, अगर उसको खेल में लगा देगा तो सारा खर्च हो जाएगा, तो उसका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान है जो कि उसको खेल में नहीं, ग्राउंड पे नहीं यूज कर रहा है, तो दिमाग पे इधर उधर दौड़ेगा ना। सरप्लस एनर्जी थ्योरी का ही एक पार्ट है जिसमें कहा जाता है कि बच्चा है जो पत्थर फेंक कर बल फोड़ देता है। अब उसके हाथ में शॉर्टपुट थमा दिए, भारी पत्थर फेंक, इसको फेंकने में दम लगेगा और उसका फेंकने का वो चीज़ वहाँ निकल गया और एक स्पोर्ट्स का एक चीज़ पकड़ लिया, उसको भाला पकड़ा दिया, फेंक अब तुम, डिस्कस पकड़ा दिया, फेंक अब तुम, बहुत अच्छा फेंकता है। अब आपको एक रियल बता रहे हैं, बाल अपराधी थे माइक टायसन, उनके कोई जो कोच जो गाइड थे वो किसी काम से विजिट पे गए थे जेल की तरफ, तो अचानक वहाँ चला कि क्या हुआ, तो ये लड़का 12 साल का लड़का अचानक फाइट चला कि गुस्सा पे किसी को, अगला आदमी उलट गया, बोला ये तो 11-12 साल में ये हाल है, तो ये लड़का अच्छा बन सकता है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, वो वर्ल्ड का फेमस बॉक्सर हो गया। तो लोग एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से। अब हम लोग रोल ऑफ टीचर्स में कोलैबोरेट विथ पेरेंट्स, घर में वो क्या कर रहा है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, स्कूल में क्या कर रहा है वो पेरेंट्स को जानना जरूरी है, ताकि हम लोग दोनों मिलकर उसको गाइड कर सकें। एक चीज़ तो है कि हम लोग हैं किस लिए, हम लोग हैं बच्चों को संवारने के लिए हैं। हम लोग टीचर जो है, टीचर का जॉब जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे देश में होता है कि जहाँ पर कोर्ट में अगर टीचर को बुलाया जाता है किसी भी गवाही के लिए तो उनके लिए चेयर मिलता है, बाकी जज के अलावा किसी को नहीं मिलता वहाँ क्योंकि टीचर की इज्जत होती है अलग। क्यों होती है, हम लोग नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग तो उस चीज़ को समझना होगा। इसलिए एडोलेसेंट एज के बच्चों को जानने के लिए हम लोग थोड़ा पेन लेना होगा। असल में क्या होता है ना, हम सभी के अंदर एक टेंडेंसी, हम लोग कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हैं, चलना क्या जरूरी एक्स्ट्रा पेन लेना, क्या जरूरी एक्स्ट्रा कुछ करना, लेकिन यही जो एक्स्ट्रा एज होता है, एक्स्ट्रा जो अलग से दिया जाता है एफर्ट, यही आपको सिंपल टीचर से अलग करता है। आप जब बच्चे को अलग बुला के थोड़ा समझा देते हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में एफर्ट लेके, वही बच्चे पर लंबा असर करता है। और वो मज़ा तब आता है जब आदमी जब 10 साल का ज्वाइन किया, बच्चा लौट के आता है कि सर उस दिन जो आप अकेले बुला के वहाँ समझाए थे ना, वहीं से लाइफ बदल गया। तो ये जब 10 साल बाद सुनने को मिलता है, ये आप लोग को सुनने मिलेगा 5-10 साल बाद। अभी बच्चे जो आपके 12 निकल जाएंगे, कहीं ज्वाइन कर लेंगे, तो अभी जो एफर्ट दीजिएगा वो 5-10 साल बाद दिखेगा कि जो है सर, क्योंकि हम लोग के साथ तो हुआ है, हम लोग जो एफर्ट शुरुआत में दिए थे वो अभी
फुलफ़िल होता है। कहीं कहीं से सर अभी यूएसए में यहाँ पर हैं सर आप उस दिन जो वो क्लास में बताए थे या उस दिन जो बात हुई थी, तो वो असर पड़ता है। तो हम लोग को लेकिन कोलैबोरेट करना पड़ेगा किसके साथ? पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा। स्पोर्ट्स में भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा ज़रूर कोलैबोरेट कर लेना है। कारण क्या है, बाद में वही लोग परमिशन नहीं देते हैं। प्रैक्टिस करा लिए हम लोग, बाद में नहीं जाएगा मेरा बच्चा, तो पहले से उनसे कोलैबोरेट करके रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग के टीचर्स के रूप में एक हम लोग और कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग की पावर ही सीमित है। हम लोग कुछ भी करना चाहेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ेगा, सीमित पावर। क्योंकि यहाँ पर एक और लिखा हुआ था कि कैरियर गाइडेंस जो है वो बच्चों को जितना अच्छा देंगे आप और कैरियर काउंसलिंग जितना अच्छा देंगे तो बच्चों को उसी से पता है हमको ये करना आसान है, ये कर पाएंगे। और लाइफ स्किल लर्निंग जो है वहाँ बता रहा है कि कैसे लाइफ स्किल जो लाइफ का जीने का है उसका लर्निंग, तो ये दोनों को स्कूल में करिकुलम में डालिएगा तो एडोलेसेंट बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अच्छी चीज़ों में। अब जैसे एडोलेसेंट एज के बच्चे को बोल दिया जाए बेटा पेड़ लगाने चला जाए, चलो कुछ हम लोग संडे किसी गरीब बस्ती में जाकर पढ़ा लेंगे। अगर बच्चे को ये पॉजिटिव चीज़ों में लगाइएगा आप ना तो वो निगेटिव चीज़ों से दूर रहेगा। तो ये चीज़ें होती है। जापान उपान में क्या होता है कि बच्चे से खुद ही स्कूल को साफ कराया जाता है ताकि उनका उससे जुड़ाव महसूस हो। यहाँ तो एक नेचर क्या है, बच्चा को इतना फीस दे के भेज रहे हैं काम करने के लिए, ये एक चीज़ हो जाता है। श्याम नंदन जी का स्वागत है और चाय की ज़रूरत सबको है ना हमने चलने दीजिए। यहाँ अभी टी सेशन है, सबको अपना अपना चाय उठा लीजिए, हम लोग बात भी करते रहेंगे, चाय पीते मैं भी उठा रहा हूँ। आइए आप लोग चाय लेके जाइए। और ये सेमिनार का यही है कि हम लोग जो है आराम से कैजुअल मूड पे बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अनन्या मैडम अभी तक जितनी बात हुई उसमें कुछ चीज़ पूछना है, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई भी चीज़? हाँ थोड़ा क्या पूरा पूछिए। हाँ चलिए हाँ ये गर्ल्स में थोड़ा अर्ली एज में आ रहा है। जैसे उस दिन हम फेस के स्कूल में फर्स्ट टाइम निकाल कर छोड़े फर्स्ट टाइम, तो ये अब देखिए ये क्वेश्चन अनन्या मैडम पूछा है, हो सकता है आवाज़ वहाँ क्लियर नहीं हो तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि मीनार्क जो है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। नहीं ठीक है, मैं पीते हुए बात करता रहा हूँ। तो जो है धन्यवाद। तो जो है ये अर्ली एज में कभी कभी दिखा जा रहा है। तो मैंने जैसे बताया था 1980s के बाद से ही 13 to 19 को 10 to 19 जो किया गया उसमें एक कारण ये भी था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। अब उसके जो कारण बताया जा रहा है, पहला कारण जो बताता है WHO, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंज हो रहे हैं। तो बोला जाता है जैसे वार्म कंट्रीज़ में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा जल्दी शुरू होता है जहाँ ठंडे कंट्री की अपेक्षा। सेकेंड है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो जो है उस चीज़ को चेंज कर रहा है। मेल और फीमेल में दोनों में बायोलॉजिकल अंदर भी चेंज ला रहा है और डिजिटल जो प्रभाव है उसके चलते भी। तो ये कुछ कारण जो है, एक तो पहला क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज के चलते भी हो रहा है जैसा कि कहना है, दिमाग में वो चीज़ें जल्दी आने लग रही हैं। जो चीज़ें बड़े होने पे आना चाहिए, जो नेचुरली आना चाहिए वो पहले ही से देखने लग रहा है, सुनने लग रहा है। जैसे आप बार बार गाना देख रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो छोटे में भी देख रहे हैं लेकिन बड़े को देखना चाहिए, तो वो आपके साइकोलॉजिकल प्रभाव जो है हार्मोनल चेंज भी जल्दी कर देते हैं। और अनन्या मैम आप इसमें कुछ जानती हैं तो बोल सकते हैं, कुछ और अगर जानती हैं तो शेयर कर सकते हैं। सब कोई ओपन है, सर्च करते रहिए। सब कोई ओपन है, सर्च करते रहिए, ठीक है ना? है, हम एक्स्ट्रा लेकर रखे हैं। हमको लगता है हाँ
फूड इंटेक जो करते हैं वो भी आजकल सर ने एक और जोड़ा, जो फूड इंटेक हम लोग कर रहे हैं वो भी एक रीज़न है। लेकिन हाँ, 3-4 रीज़न है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने पढ़ा हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन में पढ़ा हुआ है, और सेकंड जो है डिजिटल भी मैंने पढ़ा हुआ है। अभी आपने जो कहा वो भी होगा, फूड का जैसे खाना का जो वो है ना, जैसे गरम खाना, मीट मुर्गा खाना गर्मी के समय में, क्योंकि ठंडे में तो वो ज़रूरी है। देखिए 4 चीज़ें हैं जो फूड को जो है प्रभावित करती नेचुरली। वो 4 चीज़ क्या है? पहला है एज, दूसरा होता है जेंडर, यानी लड़के लड़कियों का डाइट थोड़ा सा अलग होगा। थर्ड होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, ठंडे में अलग तरह का खाना लोग खाएगा, गर्मी में अलग, ठंड प्रदेश में अलग तरह का मजबूरी है। और चौथा होता है क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, अब किसी को एसी में बैठ के हमेशा काम करना और किसी को कुदाल चलाना है, दोनों का तो डाइट अलग होगा। हम लोग का खुद ही देखिए, जिस हम लोग फिजिकल शुरू करते हैं हम लोग डाइट बदल जाता है, जो फिजिकल नहीं करते तो डाइट अलग हो जाता है। जिस दिन मैच खेल के जाएंगे डाइट अलग होगा, कुछ दिन ऐसा रहे तो डाइट अलग होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि डाइट को, तो ये डाइट भी एक कारण हो सकता है जिससे कि, चलिए एक बात करते करते एक एडोलेसेंट का एक अच्छा हम लोग डिस्कशन कर लिए। एडोलेसेंट के समय लड़कियों में 3 चीज़ें जो आती है, ईटिंग डिसऑर्डर आता है, मेनार्क आता है, एमिनोरिया यानी कि प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया प्रॉब्लम आता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आता है। मेंस्ट्रुअस, ये हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को जो। अब देखिए लास्ट, रोल ऑफ एडोलेसेंट। ये भी बताना होगा बेटा, हम लोग का तो रोल है ही, सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में आपका है। एक लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, यानी पत्थर में पत्थर क्वालिटी पहले आता है। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर उस पर कुछ कारीगर करता है। पानी पे छेनी चलाने से कुछ नहीं होगा। यानी कि जो अपने आप को अगर नहीं सुधारना चाहेगा, उसको दुनिया कोई चीज़ नहीं सुधार सकता है। तो पहले तो इंटरनल मोटिवेशन डालना पड़ेगा किसी भी हालत में कि बेटा तुम में जो कमी है उसको महसूस करो, क्योंकि अगर कमी महसूस ही नहीं हो रहा, उसको लगेगा हम अच्छे ही हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जब वो चेंज होना चाहेगा तब बताना कि तुम्हारा अपना रोल क्या है। तो रोल ऑफ एडोलेसेंट लास्ट है ये। रोल ऑफ एडोलेसेंट में क्या है? आइडेंटिफाई सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कंट्रोल। उनको बताना है कि सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे सीखो, एक ही बार में नहीं सीखो, लेकिन धीरे धीरे सीखो। मैं बच्चों को बताता सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखना है, बोले कि जो चीज़ तुम अनकॉन्शियसली कर रहे हो उसको कॉन्शियसली करने शुरू करो, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। जैसे मैं पूछता हूँ बच्चों से कौन कौन सुबह ब्रश करके आया, सब हाथ उठाता है, दाहिना हाथ से कि बायां हाथ से। तो कोई कोई कन्फ्यूजन रहता है, सर दाहिना पकड़ते हैं, कोई बोलता है बायां पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। कितना बार दांत रगड़े थे? बोले कोई गिन के करता है क्या? बोले ये भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ा सकता है आपका लाइफ में, विल पावर बढ़ा सकता है। कब? जब आप उसको भी, छोटा काम को भी थोड़ा सोच के करना शुरू किया, आज 20 बार इधर 20 बार इधर, और रुक जाइए। जैसे आप चल रहे हैं तो चल तो वहाँ तक जा रहे हैं, सोचिए 20 कदम से पहले नहीं रुकेंगे, देखिएगा आपका ब्रेन क्या कहेगा, ये तो पागल जैसा चीज़ है। आप चलेंगे 100, लेकिन जैसे सोचिएगा 20 से पहले नहीं रुकेंगे तो आपका ब्रेन का एक पार्ट कहेगा कि नहीं रुक के देखते हैं। लेकिन जब आप चल लेंगे उतना तो सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। हो गया? नहीं, काफ़ी है। तो ये सेल्फ कंट्रोल बच्चों समझाना है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे बढ़ा सकते वही बताना ज़रूरी है। तो ये बच्चों बताना, देखो तुम लोग का आसान काम पसंद है कि हार्ड काम थोड़ा? तो बच्चों लोग हाथ उठाएगा हार्ड काम, तो बोलेंगे जिसको हार्ड काम पसंद है, बहुत सारे आसान भी बोलेगा, सही बोले आप, बहुत सारे आसान भी बोलेगा, बहुत बोलेगा सर नहीं हम तो हार्ड काम करना चाहते। बोले कि जो लोग ताकतवर होते हैं, जो लोग अपने अंदर से मजबूत होते हैं, वो हार्ड काम को एंजॉय करते हैं। तो कौन कौन करेगा? तो हाथ उठाएगा, फिर पहले बता दीजिए उसको। तो बोलेगा कि देखिए हार्ड काम क्या है? अपने आप को सुधारना सबसे हार्ड काम है। तो जो दुनिया में चाहते हैं वो अपने आप को सुधार सकते हैं, और वही सबसे बड़ा काम है। एक लाइन है कि जलती आग बुझा ना पाए वह नीर ही क्या, अपने लक्ष्य को भेद ना पाए वह तीर ही क्या, और संग्राम में लाखों पर विजय पाने वाले अगर खुद अपने आप पर विजय ना पाए तो वह वीर ही क्या। तो अपने आप पर विजय पाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग जो है अपने आप पर विजय पाए, तो उन बच्चों को बताइए कि अपने आप पर विजय पाओ बेटा, सेल्फ कंट्रोल रखो। उसके बाद चूज गुड कंपनी। बोलो बेटा तुमको खुद अपना कंपनी चुनना है, किसके साथ रहना चाहते हो। जैसे मैं अधिकतर बोलता हूँ कि तुम लोग को बेटा कौन सा आदमी पसंद पड़ता है? जो टीचर आते हैं आप लोग को बोलते हैं बेटा बेटा करके वो पसंद पड़ते हैं, या जो रे बे करके बोलते हैं वो पसंद पड़ते हैं? नहीं सर, बेटा बेटा या जो प्यार से बोलते हैं वही पसंद पड़ते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं। तो बोले कि जब आपको वही पसंद पड़ते हैं तो वही आप अपनाइए।
आप भी दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। जब आपको खुद के लिए रिस्पेक्ट पसंद है, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। और ये रिस्पेक्ट जब आप दीजिएगा तो किसके साथ दीजिएगा? जब कंपनी अच्छी रहेगी। मेरा बचपन का दोस्त, क्लास 4 का दोस्त है अरविंद तिवारी। अभी जस्ट बोकारो स्टील में पिछले संडे हम लोग मुलाकात हुई, 2 साल बाद आया था छुट्टी में, तो मुलाकात हुई। उसी के चलते विशेषकर हम गए भी थे। पिछले संडे हम बोकारो स्टील गए हुए थे। तो अब हम लोग में ना सुख दुख में, कोविड के समय उसको कुछ ज़रूरत पड़ी, हम साथ खड़े थे। मेरे लाइफ में जब ज़रूरत पड़ी, हम खेलने गए हुए थे। और मेरा पार्ट 3 का एग्ज़ाम छूटने वाला था, क्योंकि लास्ट डेट था एडमिट कार्ड भरने का। वो लड़का मेरा कॉलेज गया, उसका कॉलेज था रणविजय कॉलेज गया, BSCD कॉलेज गया, मेरा फॉर्म लिया, मेरा फॉर्म पे मेरा नकली साइन किया, मेरा सब फॉर्म भर के सब चीज़ कर दिया, तब हम एग्ज़ाम दिए जाकर। नहीं तो नहीं दे पाते, क्योंकि मेरे घर में और कोई ऐसा नहीं था जो कि इतना पेन लेगा। और उस समय क्या था, 8 किलोमीटर जाने के लिए साइकिल पे गया, क्योंकि हम लोग जिस एज में पैदा हुए सर, हम लोग पास साइकिल बड़ी चीज़ थी। जैसे साइकिल होता था बड़ा गर्व से हम लोग बोलते थे, कैसे आया? साइकिल से आया। तो 97-98 में ज्वाइन किए थे लड़पड़िया में। हाँ ठीक है, स्कूल में एक वेस्पा स्कूटर हाँ प्रिंसिपल हाँ वेस्पा स्कूटर, एक भी साइकिल नहीं था किसी टीचर के पास। ठीक है, और अभी मेरे प्यून के पास कम से कम 8-10 प्यून ऐसे हैं जिसके पास था CCTV कैमरा उसके घर में लगा हुआ। तो जैसे हमारे मित्र हैं संजय सिंह, वो अभी सही बात है। तो राजेंद्र हाई स्कूल यहाँ पर है, उसके प्रिंसिपल हैं, माने वो हेडमास्टर हैं। तो ये लोग सब मेरे लिए बहुत पेन लेते थे कि ये खेलने की आवाज़ उसका कैसे करना है। लेकिन हम अभी भी उनसे आपसे बात करते हैं, दोस्तों से भी आपसे बात करते हैं। तो उससे क्या प्रेम कम हो जाता है? नहीं होता है। ये कहने का बात है, अरे दोस्त लोग में थैंक यू सॉरी नहीं होता, दोस्त लोग में आप अच्छा नहीं लगता है, ये सब कहने की बात है, क्योंकि आपको अपना लैंग्वेज सुधारने का मन नहीं है। लैंग्वेज अच्छा रखिए, सबसे क्या दिक्कत है? फिर बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि नहीं लैंग्वेज आपस में अच्छा रखो, अच्छे ग्रुप बनाओ। अच्छे ग्रुप बनाओगे तो लैंग्वेज सबका अच्छा रहेगा। क्योंकि भाषा, गाली देने में भी उतना ही पावर लगना है और अच्छा बोलने में उतना ही लगना है। तो हम क्यों नहीं अच्छा बोले? और मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारा अंदर जो ब्रेन है वो अगर तिजोरी है, तो जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तभी पता चलता है कि तिजोरी में क्या है। तो हम लोग का ब्रेन क्या है? तिजोरी ही ना है। एक हम लोग ब्रेन कैसे काम करते हैं? गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। चार्ल्स बेबेज ब्रेन को ही देख के फिर कंप्यूटर को कल्पना किए थे कि ऐसा ही कुछ बना सकते हैं क्या, जब सब में संग्रहित रहे और निकले। तो गार्बेज एक फाइल बनाइए, फाइल में आप अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए, ओपन कीजिए वही आएगा। फाइल बनाइए, उसमें भर दीजिए गलत चीज़ मेमोरी में, आउट कीजिए वही आएगा। मेमोरी में जो है वो बाहर आएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कहीं मैंने पढ़ा तो बाहर आ रहा है। हम लोग सब जब बात करते हैं तो जो मेमोरी में वो बाहर आता है। तो जितना अच्छा चीज़ स्टोर कीजिएगा उतना अच्छा चीज़ बाहर आ सकता है। तो बच्चों को ये बताने के लिए कि बेटा जब भी तुम मुंह खोलते हो और कुछ गलत बोलते हो तो उससे आपके मम्मी पापा की भी बदनामी होती है, आपके पूरे सर्किल की बदनामी होती है, इसलिए अच्छा बोला करो। एक्सप्रेस फीलिंग पॉजिटिवली। बच्चों को ये समझाना है कि बेटा फीलिंग को छुपाओ मत, फीलिंग को बताओ, लेकिन पॉजिटिवली बताओ, प्यार से बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, हम लोग को बताओ, हम लोग सुनेंगे पॉजिटिवली। तो एक्सप्रेस फीलिंग पॉजिटिवली। मेंटेन हेल्दी हैबिट्स। बच्चों बताइए कि हेल्दी हैबिट्स अपनाना ना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। नथालिन एमंस का एक प्रसिद्ध कथन है, सर नथालिन एमंस का एक प्रसिद्ध कथन है कि अच्छी आदतें अपनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छी आदतें अपनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ आगे तक जीना बड़ा आसान है। अगर आदतें अपना लिए तो उसके साथ जीना बड़ा आसान है। उसका उल्टा, बुरी आदतें अपनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ जीवन बड़ा कठिन है। बाद का जीवन बहुत कठिन है। तो आपको देखना है कि आप आगे कैसा जीना चाहते हैं। अगर आगे आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आपको थोड़ा अभी अच्छी आदतें अपनानी होगी, क्योंकि हम सब क्या आदतों का ही तो रूप है। हम में से जिसको आदत लगी अच्छा खाने की, एक्सरसाइज करने की, उस लंबा स्वस्थ रहेगा। कोई अपवाद हो जाए तो बात अलग है। 98% 99% लोग जो ठीक खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं वो लंबा और अच्छा जीते हैं। उसी में बीच में किसी को कैंसर भी हो जा रहा बात अलग है, कोई जिम में भी डेथ कर जा रहा हो बात अलग है, ये सब अपवाद है। लेकिन 98% लोग, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ऐसे लोग हैं जो कि सही खाते और एक्सरसाइज करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तभी तो पूरी दुनिया में चीज़ बोला जाता है। तो बच्चों को ये समझाना एडोलेसेंट एज में कि आपको बेटा अच्छी आदतें अपनानी है अभी,
नहीं पी लिए हम। अच्छा ले लाइए लाइए। जब कोई शिव प्रकाश जी जब सबको पिला ही दीजिए। और शिव प्रकाश जी का धन्यवाद जो इतना नहीं अरे इसी में लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ वो ठंडा रह गया। स्पेशल चाय है क्या? नहीं थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म है। तो आपको दीजिएगा। असल में हम लोग इतना बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अंत में ये बताना चाहूँगे कि जो भी बहुत सारे स्कूल्स हैं वो अभी भी काउंसलर अलग से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम है काउंसलर का। लेकिन चूंकि हम लोग टीचर हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ कभी कभी भी समय मिलता है तो काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उस काउंसलिंग कैसे करें उसके लिए इतना सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो ये काउंसलर्स का काम है काउंसलिंग करना, लेकिन काउंसलिंग के दौरान हम क्या क्या बोल सकते हैं उसके लिए मैंने कहा ये सब। जैसे बच्चों को जो सिखाते हैं हम लोग, तो मैं अधिकतर बोलता हूँ कि अगर आप में ईगो नहीं है, सिर्फ लव है, तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि जो ईगो में है और लव में अंतर क्या है, ये बच्चों को समझाने के लिए कि गुलाब का फूल सुंदर लगा, आपको लगा कि ये तो बहुत प्यारा बहुत सुंदर, इसका सुगंध भी अच्छा है, तो आप यहाँ तक पसंद तक आपका लव है, प्यार है यहाँ। लेकिन ये गुलाब का फूल तोड़ के मेरे पैकेट में रहना चाहिए, मेरा होना चाहिए, ये ईगो शुरू हो गया। उसी तरह एक अपोजिट से कोई भी लड़का को लड़की को अच्छा लगा, यहाँ तक तो प्रेम चलेगा, लेकिन ये मेरा होना चाहिए, यहाँ से ईगो शुरू हो गया। और यही ईगो को लोग अधिकतर लव समझते हैं। अगर ईगो ना हो, सिर्फ लव हो तो कैसा होगा? तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक कथन है कि बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका न छोड़ूंगा, अब मोहब्बत में तलब कैसी, अब वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का होकर छोड़ूंगा। आपको कौन रोक रहा? मन से किसी को प्यार करते रहिए। और अगर कोई अच्छा है, सही में अच्छा है, तो उसको और भी बहुत लोग प्यार कर सकते हैं, उसमें लड़ना भी नहीं है। तहजीब हाफिज जी का उस बारे में लाइन है कि सर जी ये लाइन बहुत अच्छा लगा, सुनिए। तहजीब हाफिज जी की लाइन है कि फ़कत ऐसा नहीं है कि मैं ही उससे चाहता हूँ, उस पेड़ की छाँव में जो भी गया बैठ गया, इतना प्यारा था, उसका गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस चीज़ को जाने को कहा बैठ गया, उसने जिस चीज़ को जाने को कहा बैठ गया। और लास्ट लाइन है, अगर आपको तो पीछे पे निकालेंगे जहाँ से और जो लाए हैं करा लीजिए। इसको मैं सुनाता हूँ, पॉज कर लीजिएगा। वहाँ शिवम पॉज, वहाँ पॉज कर। हाँ थोड़ी बीच में रुकावट आ गई थी, हम लोग फिर से शुरू करते हैं क्योंकि अंत है अब। तो बच्चों को समझाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी जी का कथन था कि बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका न छोड़ूंगा, मोहब्बत में तलब कैसी और वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। यानी आपको अपनी ओर से किसी से प्यार करने से कोई रोक नहीं रहा है, बशर्ते आप ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होइए कि किसी पर तेजाब फेंक दीजिए। प्यार होना चाहिए तो शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध प्यार में लड़ाई नहीं होती। उसके लिए तहजीब हाफिज जी का कथन है कि ऐसा नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, उस पेड़ की छाँव में जो भी गया बैठ गया, इतना प्यारा था, उसका गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस चीज़ को जाने को कहा बैठ गया। और अब उसकी मर्जी, जिससे भी आप प्यार करते हैं उसकी मर्जी, वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे चाहे पास बिठा ले अपने। अब इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया, इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया, इसमें लड़ाई की बात तो है नहीं। लास्ट में अपने इस जो एडोलेसेंट का है, इसका लास्ट में इस तरह से करूँगा कि हम सभी एडोलेसेंट पीरियड से पार होकर आए हैं,
और जितने भी एडोलेसेंट के बच्चे उनको हम लोग को सिंपैथेटिकली देखना है कि कैसे जो है बच्चे जो है हम लोग ठीक ढंग से ग्रो कर सके, क्योंकि ये तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर सब यही है हम लोग के लिए, क्योंकि ये भविष्य है। हम लोग इनको कोशिश करें पॉजिटिवली संवारने का। हो सकता है हम भाग्य न बदल पाए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हमारा हो सकता है किसी भी एक के बच्चे के जीवन में बदलाव लाए। अपने बच्चे के और जितने भी बच्चे हमारे पास से गुजरे उनको अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए मैं लास्ट में बोलूँगा कि एक बच्चा जो है वो नदी में डूब रहा था, एक आदमी अपना जान जोखिम में डाल के उसको बचाया। किशोर अवस्था का था, 14-15 साल का बच्चा था। ये मैं जीत आपकी किताब शिव खेड़ा का वहाँ से मैं ले रहा हूँ इसको। तो जब बचाया तो उसने कहा कि अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। तो उन्होंने थोड़ा देर रुक कर कहा कि बेटा बस इतना ही याद रखना कि जब तुम बड़े होना तो कुछ ऐसा काम करना जिससे लगे कि तुम्हारा जीवन सही बचाने योग्य था। तो बच्चों को ये बताना है कि आपको बड़े होकर कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि जो है आप दुनिया में इस तरह से रहे कि हाँ हम जिए तो कुछ किए कुछ करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो जिंदा दिल के साथ जिए, अच्छा कीजिए। हर जो एडोलेसेंट एज के बच्चे जो हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे तो उनके लिए भी है कि बच्चों आगे बढ़ो, अच्छा करो। और हम लोग सभी के लिए है कि हम लोग कोशिश करें कि जो भी बच्चे हमारे पास से गुजरे वो अपने जैसे लगे और उनको हम समझाएं, बेहतर बनाएं। लुइस कपलन के एक कोट के साथ मैं इस बात को ख़त्म करूंगा कि एडोलेसेंट इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम बट इट इज़ ए पीरियड टू बी अंडरस्टूड। ये पीरियड जो इसको समझा जाए, जितना बेहतर हम इसको समझ पाएंगे उतना बेहतर इसको डील कर पाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।